चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैं आपको पढ़ा रहा था कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ई की इक्वेशन लिखना। ई की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उससे कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था, है ना। और ई बराबर जीरो है तो कॉलिजन कौन सा है, अगर ई 0 से 1 है तो कॉलिजन कौन सा है ना। ये सब बातें हम कर रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। आज हम पढ़ेंगे हेड ऑन कॉलिजन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। चलिए बताइए कैसे करें इसे, किसी ने किया है? तो यहाँ पे क्या है ना, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और एक कैपिटल एम मास का वेज है। ये वेज कैपिटल एम का स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और ये जो पाथ दे रखा है दैट इज सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस आर है, देखो लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनिशियली दोनों रेस्ट पर हैं, राइट। और इसको ऊपरी पॉइंट से छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही फिसलते फिसलते नीचे आएगा, तब लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगी कुछ, ये वेज को छोड़ देगा और इस वेज की वेलोसिटी पीछे कुछ आ जाएगी। तो वही बताना है, क्या बताना है। जैसे ही ब्लॉक इस वेज को छोड़ता है तब इसका वेलोसिटी v है। ठीक है, और प्रारंभ में ही ये याद रखा है। ओके, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी किसकी फाइंड करनी है, इस ब्लॉक की। ओके, तो क्या करें, तो पहले सिचुएशन बना लें, इनिशियल सिचुएशन क्या है और फाइनल सिचुएशन क्या है। सो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, राइट। हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं अब, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स किस में है, जीरो पे। इसकी वेलोसिटी u भी जीरो है और इस ये भी रेस्ट पर है, ठीक। लेकिन ये वाली सरफेस भी स्मूथ है ना, और ये वाली सरफेस भी स्मूथ है, ठीक। तो अब फाइनल फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। बस अंतर इतना होगा कि अब ये जो ब्लॉक आपको ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर नहीं होगा यहाँ पे। ये ब्लॉक जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लॉक ऊपर नहीं होगा। ये ब्लॉक फिसलते हुए कहाँ जाएगा, बताओ। ये ब्लॉक फिसलते हुए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना भाई। तो ब्लॉक वहां नहीं है, फिसलते हुए कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। और यहाँ इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक वेज को छोड़ने वाला है तो इसकी वेलोसिटी v है, और वेज की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, ठीक है। सो इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन मैंने ड्रॉ कर दी। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन, राइट। अब आप देखो इनिशियल से फाइनल के बीच में हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने कराया भी ऐसा, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पे एफ नेट जीरो है इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है भाई। वाई में तो इस पर mg लग रहा होगा, ठीक है, पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लगा देता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं। ब्लॉक ऑफ मास m भी रुका हुआ है और वेज ऑफ मास m भी रुका हुआ है। पर फाइनली फाइनली जो स्मॉल m का ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v आ गई है आगे की साइड, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। और वेज की वेलोसिटी हमने पीछे मानी है तो कैपिटल M v1 ले लेते हैं। तो ये क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लेकिन अननोन कितने हैं, बताओ अननोन कितने हैं, अननोन तो दो है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने क्या बना दी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। लेकिन ये अननोन दो है तो हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं, वो तो हर जगह लग जाती है। पर यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन कर रहा है वो केवल mg कर रहा है और कोई फोर्स तो है ही नहीं, ठीक है भाई। तो हम यहाँ लगा देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों ही रुके हुए हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल,
तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस हमें लेना होगा, तो हम ये वाली लाइन को रेफरेंस ले लेते हैं, ये वाली लाइन को, ब्लॉक जहाँ पे फाइनली पहुंच गया है, दिस इज द रेफरेंस। तो इनिशियली कितनी हाइट ऊपर है, इनिशियली ये कितनी हाइट ऊपर है, रेडियस आर ऊपर है ना भाई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्मॉल एम जी कैपिटल आर। भाई अगर मैंने रेफरेंस ये वाली लाइन ले ली तो ब्लॉक अभी यहाँ है, तो कितना हाइट है ये, रेडियस, ठीक है। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है, तो मैं लिखूंगा हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वेज के लिए, और इसकी वेलोसिटी हमने मानी वी वन का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पार्टिकल कहाँ आ चुका है, रेफरेंस पर आ चुका है। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, किससे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। अब बताओ क्या यहाँ से हम सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। भाई यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वी वन बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, वी वन इज इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल एम, और वी वन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो अननोन केवल वी रह जाएगा, और हमें वी तो सॉल्व करना है, तो वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हेड ऑन कॉलिजन। तो हेड ऑन कॉलिजन क्या था, मैंने आपको बता रखा है। हेड ऑन कॉलिजन वो होता है जहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम ही होते हैं। तो उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट आमने सामने भिड़ते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रहे, एक तो 2m मास का है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, ये सरफेस स्मूथ है, मान लो सरफेस पे चल रहा है, आपको और कहाँ चलेंगे, सरफेस पे चल रहा है ना, सरफेस स्मूथ है। 2m मास का u वेलोसिटी चल रहा है और ये m मास का रेस्ट पर है, और इनकी जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोलिजन का जो कॉफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है हाफ। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करना है, हमें बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद ये किस तरीके से मूव करेंगे, कितनी कितनी वेलोसिटी इनकी हो जाएगी। तो हमें क्या बना लेना चाहिए, सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होगा। फिजिक्स में आदत डाल लो, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही उसका डायग्राम बना लो, छोटे छोटे डायग्राम बना लो, कि भैया ये तो है इनिशियल सिचुएशन, ये तो है इनिशियल सिचुएशन, और फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी, फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी मान लो कि भैया ये दो बॉल्स हैं, अब इनके पास वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। अब कितनी मान लें, इस बॉल की वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और इस बॉल की वेलोसिटी मान लेते हैं v2। अब आप बोलोगे सर आपने दोनों की वेलोसिटी आगे ही क्यों मानी, हो सकता है फाइनली एक पीछे आए एक आगे आए, कुछ भी हो सकता है, मैं कब कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, तो ये मान ली मैंने। ठीक है, अगर उल्टी आनी होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आनी होगी, तो वो आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं, उसमें v1 ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा या v2 ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा, जो भी आना होगा। समझ में आई बात। अगर पॉजिटिव आता है, भाई हम पहले मान लेते हैं वेलोसिटी इधर है, फिर इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फाइनली अगर v1 पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब हमने जो माना सही है, v2 पॉजिटिव आ जाता है, हमने जो माना सही है। ठीक है, खैर v2 तो हम अपने कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में आएगा, है ना, टकराएंगे तो फिर उसी डायरेक्शन में आएगा। खैर चलिए सॉल्व करते हैं, तो आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ मैं कॉलिजन की, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन लगाते हैं। तो याद रखें, कॉलिजन जब सॉल्व होता है तो ये इक्वेशन हमेशा, अच्छा दो फ्री बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक बॉडी फ्री नहीं होगी, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे कि नीचे सरफेस थी, तो वहां पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे, याद है मैंने कल कराया था आपको, बॉल जमीन से टकराती वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकती, क्योंकि जो सरफेस है वो फ्री बॉडी नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहे हैं, तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। पर यहाँ पे दोनों बॉडीज फ्री हैं, तो जब भी बॉडीज फ्री होती हैं तो उस केस में हम दो इक्वेशन लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, और क्या लगाएंगे, ई की इक्वेशन लगाएंगे, ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई जब दोनों को हम सिस्टम मान लेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, और टकराने में बहुत कम समय लगता है, तो अगर कोई नॉन इम्पल्सिव फोर्स होंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम हुआ 2m इंटू यू, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा। और फाइनल क्या हो जाएगा, हाँ इसका मास चेंज नहीं होगा, मास इसका m और इसका 2m है, तो वही रहेगा। ठीक है, चलिए क्या लिखें इसका, 2m, अच्छा दोनों m सेम ही है ना ये,
लिखने में ऐसा आ गया 2m v1 प्लस mv2। बताइए बन गई इक्वेशन सही? कोई दिक्कत है इसमें? कितने अननोन आ रहे हैं? अननोन कितने आ रहे हैं? अननोन 2 आ रहे हैं। इसका मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। अरे बेटा ऐसे रटो मत कि एक प्लस में आएगा दोनों माइनस में आएंगे, दोनों प्लस में आएगा। अरे बेवकूफ हो क्या? अरे भाई यहाँ पे वेलोसिटी कैसे मानी है? आगे की साइड मानी है तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया है तो दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा ना, उसके हिसाब से ही तो लिखेंगे। पिछले वाले सवाल में अपोजिट माना था इसलिए नेगेटिव लिखा था। अब बताओ अगली इक्वेशन क्या लिखेंगे? ऐसी बातें मत क्या करो यार, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, अब डायरेक्शन में पंगा नहीं होना चाहिए ना। अगली इक्वेशन किसकी आएगी? ई की इक्वेशन आएगी। अगली इक्वेशन किसकी आएगी? ई की। बताओ ई की इक्वेशन क्या होती है? देखते कौन बताता है। क्या लिखूं ई की इक्वेशन इस वाले केस के लिए? ये जो केस मैंने आपको ऊपर दिया है, इस केस के लिए ई की इक्वेशन क्या होगी? क्या होती है की इक्वेशन? बताओ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन क्या लिखाई थी मैंने? हाँ, डेफिनेशन सही, मतलब आपका फॉर्मूला सही है। वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन एंड वेलोसिटी। लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे यहाँ और यहाँ ऊपर? क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखूं यहाँ पे? तो ऊपर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन। तो देखो सेपरेट का मतलब क्या है? जो दूर जा रहा है वो पॉजिटिव में, जो पास आ रहा है वो नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें लिखनी है। तो सेपरेशन अगर लिखते हैं तो जो दूर जाता है वो पॉजिटिव, जो पास होता है वो नेगेटिव। और नीचे क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है और पास आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा? u आ जाएगा, राइट। ठीक है। और e बराबर कितना दे रखा है? हाफ, तो इसको हम कर देंगे हाफ के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई बताइए? इक्वेशन बन गई यहाँ पे 2v2 माइनस 2v1 बराबर u। ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई। तो मैं इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे। इक्वेशन बन गई u इज इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि v1 v2 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो इसको जरा मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो यहाँ से m कट रहा है सब जगह से, m कट रहा है, तो यहाँ मिला हमें 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? चलेगा? चलिए भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको? अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं सम कर दूं तो ये 2v1 से 2v1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो चलो इनको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान होता है। फर्स्ट को सेकंड के साथ सम कर दिया तो कितना बचा? इधर जोड़ा तो 2u प्लस यू कितना आ गया? 3u इज इक्वल टू, ये 2v1 से माइनस 2v1 गायब हो गया, कट गया मतलब, और इधर 2v2 प्लस v2 कितना आ गया? 3v2, है ना? तो v2 कितना आ गया? u आ गया। और v2 की वैल्यू u आ गई, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? किसी भी इक्वेशन में रख दो। चाहो तो v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहो v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, उससे v1 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। कितना आ रहा है v1 बराबर? u/2 आ रहा है, राइट। आ गया समझ? तो यहाँ पे हमने कौन सी टक्कर ली, कौन सा कॉलिजन लिया? अगर ई बराबर हाफ दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉलिजन है बताओ? अगर आपसे नाम पूछें कि ये कॉलिजन कौन सा है, भाई हेड ऑन कॉलिजन तो हो गया इनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के हिसाब से, बट एनर्जी के हिसाब से ये कौन सा मोशन है? ये हो गया इनइलास्टिक कॉलिजन, राइट। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल करो, ये वाला करके दिखाओ ये जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि दोनों देखो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टकराएंगे ना। आगे वाला धीरे धीरे जा रहा है, पीछे वाला 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ऑब्वियस से टकरा जाएगा। और कॉलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हाफ दे रखा है। ठीक है, कैसे करें? सबसे पहले डायग्राम बना लिया। तो डायग्राम में मान लिया कि इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1 और इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v2 हो जाएगी। अब वापस से वही करना है। फर्स्ट इक्वेशन तो क्या लगेंगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की।
राइट। पता ये लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे में जाएगी इक्वेशन, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो क्या लिखूं, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 तो 10 प्लस 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 इंटू वी वन प्लस 2v2, राइट। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिख दो इसको, 15 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। चलिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें किसकी इक्वेशन लिखनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की इक्वेशन क्या सिखाई है, ई की इक्वेशन, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर द कॉलिजन, v2 माइनस v1। ये याद मत कर लेना कि v2 माइनस वी, हमने दोनों वेलोसिटी आगे की तरफ मानी है इसलिए v2 माइनस वी हुआ। अगर कोई सवाल में कभी कैसे इसको अगर आप पीछे मान लो तो फिर v2 माइनस वी नहीं होगा, फिर चेंज हो जाएगी, फिर v1 प्लस v2 हो जाएगी, है ना। खैर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी बिफोर द कॉलिजन, तो ये पास आ रहा है ये दूर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 2.5, और ई की वैल्यू क्या दी है हमें, गिवन है ई की वैल्यू तो हाफ। ओके, तो ये फिर से एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई इक्वेशन, 10 माइनस 2.5 कितना हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई 7.5 इज इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। चलो कैसे दिख रहा है, कैसे सॉल्व करें, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, माइनस कर दें। अगर वन में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये माइनस 2v2 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन कर देते हैं वन माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा देखो 15 माइनस 7.5 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना 2 को माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये 15 माइनस 7.5 हो गया, ठीक है, हो गया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना है 2v2 और यहाँ क्या है माइनस 2v2, ये कट जाएंगे, और ये v1 प्लस 2v1 कितना आ जाएगा v1 प्लस 2v1, राइट। तो बताओ यहाँ से 3v1 बराबर 7.5 आ गया, तो v1 बराबर कितना आ गया 7.5 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब कितना आ गया, हाँ जी, तो v1 कितना आ गया 2.5 और v2 कितना आ जाएगा, v2 बराबर, सॉल्व कर दो, v1 की वैल्यू पुट कर दो तो v2 आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है v2 6.25 आ रहा है, ठीक है। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, भाई ये v1 तो प्लस में आया, v1 बराबर आया प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी उसी डायरेक्शन में। v2 कितना आ रहा है बताओ, प्लस में आ रहा है कि माइनस में, भाई v1 की वैल्यू रखेंगे हम, v1 की वैल्यू आप कहाँ रख सकते हो, आप v1 की वैल्यू चाहो तो यहाँ रख दो, है ना, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव 6.25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमने जो वेलोसिटीज मानी है v1 आगे और v2 आगे, इसी डायरेक्शन में वो जाएगा बाद में, ठीक, इसी डायरेक्शन में वो फॉलो होंगे आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, मतलब पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, फिर दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन, तो आपसे पूछा गया है डेल्टा के। अब डेल्टा के का मतलब तो क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन हमको क्या निकालना है, लॉस। तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस बराबर, आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। भाई लॉस क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। अच्छा, आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हो, फाइनल लिख सकते हो, हाँ भाई इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो देखो पहले क्या है, तो इसके लिए लिख देंगे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर,
ऐसे ही बात के लिए लिख देंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पे हाफ इंटू मास है 1 इंटू वेलोसिटी कितनी है पहले 10 का स्क्वायर प्लस हाफ मास कितना लिया है हमने 2 और वेलोसिटी कितनी है 2.5 का स्क्वायर। ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई माइनस। अब फाइनल लिख दो। फाइनल में वेलोसिटी देखो v1 किसकी है जिसका मास 1 है और v1 कितनी है 2.5। तो आप लिखोगे हाफ इंटू 1 इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 6.25 का स्क्वायर। समझ गए। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में लॉस मिल जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक। आ गए क्वेश्चन समझ में अच्छे से। कर लोगे ऐसे सवाल जितने भी आएंगे। चलिए तो ऐसे रैंडम सवाल। ये तो कौन सा कॉलिजन था आपका इनइलास्टिक कॉलिजन जहाँ पे ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अब थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है व्हेन ई बराबर 0। तो ई बराबर 0 होगा तो क्या होगा है ना। तो समझना ध्यान से कि ई की जो इक्वेशन होती है ई की इक्वेशन क्या होती है ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन राइट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए ये 0 हो गई तो ये क्या बन गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। देखा इसका मतलब क्या है कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तब जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से u1 u2 वेलोसिटी से चल रहे हैं इनिशियली। इसकी वेलोसिटी इधर u2 है और इसकी वेलोसिटी इधर u1 है। अब u1 बड़ी है u2 से। अब टक्कर हो गई और टक्कर में क्या दे रखा है कि e बराबर 0 है। तो बताओ फाइनली जब ये टकराने के बाद मूव करेंगे तो हम बोलते हैं ना कि मान लो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और दूसरे वाले की वेलोसिटी हो गई v2। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v2। अरे भैया v1 बराबर v2 होगा तभी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे आप v2 माइनस v1। भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे आप इस केस के लिए v2 माइनस v1 जो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे मतलब टकराने के बाद दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे तो दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं राइट स्टिक हो गए हैं है ना। बट ये इस केस में कहना तो ठीक है कि दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं जब दोनों हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं। हेड ऑन कॉलिजन के बाद हमने देखा कि दोनों की वेलोसिटी साथ आ गई दोनों साथ चलेंगे तो ऐसा लगेगा मान लो दोनों चिपक गए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके अलोंग होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। ध्यान रखना ये मैंने जब आपको पढ़ा रहा था कॉफिशिएंट रेस्टिट्यूशन तो मैंने लिखा था याद है। जिसने रिवाइज किया उसको याद होगा देखना यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच वो होता है अलोंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है यानी कि जो वेलोसिटी सेपरेशन इज इक्वल टू 0 हुआ है ये किसके अलोंग हुआ है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। अब हेड ऑन कॉलिजन में तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही होती है तो इसी डायरेक्शन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। लेकिन अगर ऑब्लिक कॉलिजन होता यानी कि जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन ऑफ मोशन से अलग होती तो उस केस में आप जो ये वेलोसिटी सेम करते ये किस डायरेक्शन में करते केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में। अब वो अगर ऑब्लिक कॉलिजन हो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहता तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाती। तो ये कहना कि तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन को ये कहना कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक गए हैं गलत है। ऐसा लगता है इस केस में जब हेड ऑन है तो लग रहा है कि दोनों चिपक गए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है राइट। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ई 0 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 0 हो गई यानी कि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में सेम आ गई राइट। ओके तो ई बराबर 0 है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप डायरेक्टली केवल ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। बोलो सही बात है क्यों क्योंकि देखो ई बराबर 0 है तो ई की इक्वेशन लगाने का तो कोई महत्व है नहीं उसका रिजल्ट तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि
in the direction of velocity, in the direction of line of impact, velocity will be equal, right? So we can conserve only momentum. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करके दिखाता हूँ, एक करके दिखाओ मतलब आप। मान लीजिए कि इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट है, तो कुछ भी अंतर नहीं होता है ना। जैसे मैंने आपको भी करना सिखाया कि ई की वैल्यू हाफ थी, तो आपने कैसे किया था, वैसे ही करना है, कोई अंतर थोड़ी है। जैसे मान लो यू वेलोसिटी से चल रहा है और इसका मास m है और इसका मास 2m है और मान लो ये रेस्ट पे है, ठीक है, और कॉलिजन दे रखा है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो ई बराबर 0 दे रखा है। देखो फिर आपसे वही चीज पूछी जो भी मैंने पूछी थी कि वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए अच्छा, आपको एक चीज मैंने कल बताई थी कि इस केस में, किस केस में, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो कैसा होता है बताओ, मैक्सिमम या मिनिमम? कुछ बताया था मैंने कल, याद है? कुछ तो बताया था। मैक्सिमम, राइट। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा इस वाले में, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में मैक्सिमम होगा, जितना भी होगा वो मैक्सिमम आएगा। चाहे और अगर जैसे और दूसरे कॉलिजन होते तो उन सभी में इसमें सबसे ज्यादा होगा। चलो करिए इसको, कैसे करोगे? तो अभी मैं आपको हेड ऑन कॉलिजन ही पढ़ा रहा हूँ, तो सारे कॉलिजन हेड ऑन ही हैं, है ना, ऑब्लिक अभी पढ़ेंगे, तो अभी हेड ऑन है, तो हेड ऑन है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हेड ऑन में तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी रेस्ट पे था ये, इनिशियली टकरा गए, टकराने के बाद अब चूंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी भी टकराने के बाद बी और इसकी वेलोसिटी भी बी। ये कैसे आया? मैंने ई की इक्वेशन मन मन में लगा दी, राइट? अगर मैं अलग से ई की इक्वेशन लगाता तब भी यही काम होता कि नहीं होता, है ना? अब मैं क्या लगा दूं, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या लिखूंगा, m इंटू यू प्लस 0 बराबर, इधर क्या लिखूं टोटल भाई, एम वी प्लस 2mv। एक ही इक्वेशन में काम हो गया, ऐसे मत सोचो एक ही इक्वेशन में काम हो गया, इक्वेशन दोनों लगी हैं, बस ये इक्वेशन हमने डायरेक्टली लगा दी है। कितना आया, v बराबर u/3। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कर दो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अभी भी सिखाया था। काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। रुक जाओ, मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है सिस्टम की, हाफ एम यू स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल तो चल ही नहीं रहा है तो यही है बस इनिशियल में, एक ही टर्म है, माइनस अब फाइनल में दोनों है, तो लिख देते हैं हाफ। अब देखो हाफ एम वन बी वन का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, हाफ एम वन बी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी स्क्वायर। हाफ वी स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम प्लस 2m इंटू वी स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ क्या, और v की जगह वैल्यू डालता हूँ u/3। तो सॉल्व करो कितना आ रहा है ये जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी में लॉस ये कितना निकल के आ रहा है वैल्यू डाल के। तो इधर से हो जाएगा me²/2 और इधर से हो रहा है, ऊपर तो हो गया 3m/2, ये हो जाएगा u/3 u²/9, और ये कट भी जाएगा, 6 आ जाएगा, me²/6। तो ये कितना रहा है काइनेटिक एनर्जी में लॉस, mu²/3, है ना? आ रहा है इस तरीके से। अब देखो इसका एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस का, पर उसके लिए थोड़ा आपको पुराना याद होना पड़ेगा। पुराना आपको याद है हमने स्प्रिंग वाले क्वेश्चन किए थे,
तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में हमने ये एक निकाला था कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो क्या इक्वेशन आई थी? ऐसे ही बता रहा हूँ, इससे भी कोई कोई ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा तरीका है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इससे भी छोटे से टाइम में हो गया। लेकिन एक और बता देता हूँ, इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस व्हेन ई बराबर 0, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ रिड्यूस्ड मास म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। याद है कैसे लगाएंगे बताओ फॉर्मूले को? हाफ म्यू की जगह क्या लिखेंगे? m1 m2 अपन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v रिलेटिव, इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव निकालते हैं अपन। इनिशियल वेलोसिटी एक की तो जीरो, एक की u है, तो u माइनस जीरो, जीरो यू ही हो जाएगी, राइट? तो u का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? क्या ये एम ई स्क्वायर बाई 3 आ रहा है क्या? तो इससे फायदा क्या है? इससे एक तो फायदा ये हो गया कि आपको मतलब ये v निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल ऐसे निकालने, डायरेक्ट आ गया। समझ गए? ये भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक। चलिए, ये हमने पढ़ लिया परफेक्टली, ये हमने क्या पढ़ा? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। उसके बाद पढ़ते हैं परफेक्टली, सॉरी, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? व्हेन ई इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ना परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इसकी खास बात क्या क्या है देखो इस कॉलिजन की, कि सबसे पहली बात तो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जैसे हम यहाँ लॉस निकालते थे ना, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, ये इस केस में कितना आएगा? 0 आएगा। सो वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। दूसरा, वी कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन, भाई वो तो हर जगह कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो तो हर जगह कर सकते हैं, हर तरह के कॉलिजन में कर सकते हैं, बस वो फ्री ऑब्जेक्ट होने चाहिए दोनों, है ना भाई? अगर दोनों फ्री ऑब्जेक्ट है तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो हर जगह लगा सकते हैं, चाहे वो फ्री ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा हमें मिली है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अरे आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे देखो, आपको डायरेक्टली एक चीज बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे अगर ई की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होएगा? तो ई की इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि हमने अभी बताया था, ई बराबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पर यहाँ तो ई कितना है? 1। अरे ये क्या, ये तो मजा आ गई। इसमें क्या मिला हमें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होगी वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी होगी, राइट? अरे बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मास मान लेते हैं इसका m1 m2, ठीक है। अभी मैं कभी आपको लगाना सिखा रहा हूँ इक्वेशन कैसे लगाते हैं। और इसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं। अब क्या होगा? दोनों की टक्कर होगी, लेकिन टक्कर कैसी है? टक्कर कैसी है? इलास्टिक टक्कर है, ई बराबर 1 है। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि टक्कर के बाद, कॉलिजन के बाद जो ये ऑब्जेक्ट हैं वो ऐसे v1 v2 से जाने लगे। इसकी वेलोसिटी दर v1, इसकी वेलोसिटी दर v2। अभी सॉल्व नहीं करना है, बस मैं इक्वेशन बना के आपको दिखा रहा हूँ कि सवाल आता है तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, एक इक्वेशन तो कौन सी बनेगी? एक इक्वेशन तो बनेगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, राइट? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? जैसे बनती है कि भाई m1 इंटू यू, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 0 क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है टकराने के बाद। ये हो गई m1v1 प्लस m2v2। अभी आप ये मत सोचना कि ये रेस्ट पे ही रहता है क्या हमेशा, नहीं, हटाओ इसको, रेस्ट से हटा देते हैं। इसकी वेलोसिटी हम कुछ मान लेते हैं, चलो इसको u1 कर देते हैं और इसको u2 कर देते हैं। क्या चेंज आ जाएगा बताओ? बस इतना ही चेंज आएगा ना कि यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या लगेगी इसमें?
ई की इक्वेशन लगेगी और ई बराबर तो 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी दिख रही है बताओ, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है यहाँ पे, बिफोर द कॉलिजन। भाई ये ध्यान रखना, आप जब ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हो वो आफ्टर कॉलिजन होता है, और जो आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हो वो बिफोर कॉलिजन होता है। इसमें गलत मत कर देना है ना। यहाँ लिखोगे आप u1 माइनस u2, राइट। ये क्या बन जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। अरे समझ में आ गई क्या, कर लोगे इस तरीके से सवाल आएंगे तो, मतलब कॉलिजन में कोई दिक्कत नहीं है ना, घूम फिर के दो इक्वेशन बननी होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। बस फर्क इतना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन उस केस में नहीं लगा सकते जब बॉडी फ्री नहीं हो या कोई बहुत हैवी बॉडी आ जाए, राइट। चलिए चलें आगे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है पूरा। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ड्रॉ कर ले पहले अपन। दो ऑब्जेक्ट हैं हमेशा की तरह, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ u1 से और दूसरा u2 से चल रहा है, ठीक है। और कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक। बट यहाँ पे अंतर ये है कि यह मास दोनों के सेम दिए हैं, मास इसका भी m दिया है और इसका भी m दिया है। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी या ईच ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, प्रत्येक का, ठीक है बताओ करो। वेलोसिटी बतानी है बॉडीज की आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ से देखना एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको दिखेगा, करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सॉल्व करो, कैसे करते हैं सॉल्व, भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए हर किसी को भी सॉल्व करने की, बार बार डायग्राम बनाओ, है ना, उसी से हुई प्रैक्टिस। इक्वेशन सोचो क्या लिखे हैं, क्यों लगा रहे हैं वो इक्वेशन, वो भी सोचो। तो भाई देखो मैंने क्या किया है, डायग्राम बना लिए टकराने से पहले और टकराने के बाद के लिए। टकराने से पहले वेलोसिटी u1 u2 है ना, इसके नाम दे देता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। चलिए इक्वेशन लिखते हैं अब। सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। क्या लिखेंगे इक्वेशन बताओ, मास सेम है ना, mu1 प्लस mu2 बराबर mv1 प्लस mv2, m तो कट गए सारे, तो क्या आ गया u1 प्लस u2 बराबर v1 प्लस v2, क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए एक और इक्वेशन, एक और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ई की इक्वेशन, ई बराबर तो यहाँ पे क्या है 1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर दूं, अरे कर दूं क्या डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या मतलब, ई बराबर 1 रख दूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आ जाएगी v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आ जाएगी u1 माइनस u2, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। बताओ सॉल्व कैसे करें, तो इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो v1 से v1 कट जाएगा, 2v2 आ जाएगा कुछ, करें सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं हम जल्दी से, इसको जोड़ देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ, देखिए क्या मिलता है। तो जब इधर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2u1 और u2 से u2 कट जाएगा, तो मिल जाएगा 2u1 बराबर, और इधर जब सम करेंगे ऐड करेंगे तो v1 से v1 कट जाएगा, मिल जाएगा 2v2, तो ये v2 बराबर u1 आ गया, ठीक है भाई, ओके अच्छी बात है। और दूसरा वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू को u1 डाल के v1 जब आप निकालोगे तो v1 कितना आ रहा है, वो u2 आ रहा है, मतलब समझे क्या हुआ। और ऐसा देखो हमने सब चीज एकदम रैंडम ली है, मास सेम लिया है तो m माना है, इसकी वेलोसिटी u1 u2 ली है, ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर केस ले लिया है कि भाई v1 की वैल्यू जब 3 होती है तब ऐसा होता है, नहीं, हमेशा ऐसा होगा
क्या हुआ यहाँ पे, आपको समझ में आया? कुछ अलग सी बात समझ में आई आपको? मैं भी इसको नोट डाल के लिखा भी दूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की और मास सेम है, तो यहाँ पे टकराने के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, राइट? देखो ध्यान से, समझ पा रहे हो आप कि पहले फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट u1 से आ रहा था, अब वो u2 से आ रहा है। अच्छा, विद डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मतलब जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन भी मिल जाएगी उसे। समझ में आई क्या बात? मतलब अगर u2 यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होता इस तरीके से, तो ये एक एज इट इज वेलोसिटी इसको मिल जाती, मतलब फिर ये इधर जाता उतने से ही। लेकिन अभी आगे जा रहा है तो ये भी आगे, ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे, मतलब समझ में आई? वेलोसिटी विद डायरेक्शन एक्सचेंज हो जाती है, एक दूसरे को मिल जाती है। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं? देखो, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ कि एक बॉल है, एक और बॉल है, इस बार वेलोसिटी मैं ऐसे दे रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी इधर और इसकी वेलोसिटी इधर, दोनों का मास में 4 kg ले रहा हूँ। बिना सॉल्व करे आंसर बताएंगे हम। इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी हम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे वो ले लो, 12 ले लो, 12 मीटर पर सेकेंड, है ना? आप सॉल्व भी कर लेना, सेम आंसर आएगा। बताओ। अच्छा, यहाँ दे रखा है कि ये जो टक्कर है वो कैसी टक्कर है? इलास्टिक टक्कर है, इलास्टिक कॉलिजन है। तो बताओ, टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटीज कैसी होगी? टक्कर के बाद इस पार्टिकल, इस सिस्टम पर वेलोसिटी कैसे आएगी, बताइए। तो सॉल्व करने की जरूरत है कैसे? तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि भैया कॉलिजन हो रहा है, कैसा? इलास्टिक कॉलिजन, और मास सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी एक्सचेंज कर देनी है भाई। पहले गोले बनाने, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की भाई। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, बहुत बढ़िया। अब इसकी जैसे वेलोसिटी है एज इट इज इसके लगा देनी है, तो भैया लगा दी इधर 10, ठीक है। और इसके पास जैसी वेलोसिटी वो एज इट इज इधर लगा देनी है, तो इधर लगा दी 12। ये आंसर आ गया। टकराने के बाद ये इस तरीके से, भाई ये कौन है? ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, मतलब टकराने के बाद ये वापस इधर 12 से लौट जाएगा और इधर 10 से लौट जाएगा। अरे आई बात समझ में? बोलो, सीख गए? देखो मैंने नोट भी डाल दिया, आपको याद रहेगा जब रिवाइज करोगे, नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ते हो ना, क्या लिखा है? आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन इक्वल मासेस, इलास्टिक कॉलिजन होता है जब समान मास में, समान द्रव्यमान, वेलोसिटी इज एक्सचेंज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये ध्यान रखना कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में होता है ये कार्यक्रम। अभी हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं, इसलिए जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना? लेकिन अगर हेड ऑन करते या कुछ और कॉलिजन हम करते तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बदल जाता। उस केस में हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हो रहा है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, एक सवाल, इसमें बहुत सारी बॉल है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से रखी है सरफेस पे, है ना? ऐसे। अब सभी का नाम ए, कुछ बी सी डी, इस तरीके से बॉल है, सभी का मास सेम है, इक्वल मासेस की ये बॉल है। मानो इसको मैंने अगर v वेलोसिटी दे दी आगे की तरफ, तो फाइनली क्या होगा? फाइनली भाई ये इससे टकराएगा, फिर इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, इसके पास आएगी, फिर इसके पास आएगी, तो ये इससे टकराएगी, फिर इन दोनों की कुछ कुछ वेलोसिटी होगी, फिर ये टकराएगी इससे, फिर इन दोनों की कुछ वेलोसिटी होगी, तो फाइनली ए बी सी डी के पास क्या वेलोसिटी होगी? ये दे रखा है कि E बराबर 1 है। सभी टक्करों के लिए, सभी कॉलिजन के लिए E बराबर 1 है, जितनी भी टक्कर यहाँ होंगी।
ठीक है, सभी टक्करों के लिए। तो फाइनली क्या होगा बताइए, बता सकते हो फाइनली? ए के पास क्या वेलोसिटी होगी, बी के पास क्या वेलोसिटी होगी, सी के पास क्या वेलोसिटी होगी, डी के पास क्या वेलोसिटी होगी? ये आपको दे रखा है कि टक्कर कॉलिजन जो है ई बराबर बने, मतलब इलास्टिक कॉलिजन है और सभी का मास सेम है। तो क्या कौन सा नोट लगा दोगे, कौन सी, मतलब क्या लगा दोगे इसमें बताओ? यही ऊपर वाला लगा दोगे ना कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? ऊपर वाला, कि भाई जैसे जैसे टक्कर होती जाएगी वैसे वैसे ये वेलोसिटी एक्सचेंज करते जाएंगे, है ना? तो सबसे पहले बताओ कि जो ए है वो बी के पास जाएगा, है ना, ऐसे वी वेलोसिटी से लुढ़कता हुआ ऐसे जाएगा और टकराएगा। तो ए की वेलोसिटी वी को मिल जाएगी और वी की वेलोसिटी ए को मिल जाएगी। तो क्या होगा, ए अब रुक गया, ए के पास वेलोसिटी 0 हो गई और बी के पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वी। अब ये आगे जाएगा, टकराएगा, तो सी की वेलोसिटी बी को मिल जाएगी। अरे समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? फिर ऐसे सी के साथ होगा और फाइनली क्या होगा कि जो डी है वो ऐसे वी वेलोसिटी से चले जाएगा। राइट, ऐसा होता है। तो अपन ऐसा जरूर कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे कुछ ऐसा हो जाएगा ना। ठीक, आ गई बात समझ? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? आगे आपको अच्छे से समझ? इलास्टिक कोलिजन सेम मास का है तो क्या है? आ गया सभी को समझ यहाँ तक? चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं कि कॉलिजन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट विद वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। वेरी हैवी ऑब्जेक्ट मतलब कोई हल्की चीज एक बहुत भारी चीज से टकरा रही है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे तो बॉल किसी दीवार से टकराती है, कोई गेंद जब किसी दीवार से टकराती है या धरती से टकराती है, मतलब उनकी वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइट, तो यही है, ये आपको दिख जाएगा, ये बताया जाएगा क्वेश्चन में कि जिससे चीज टकरा रही है ये बहुत भारी है। उस केस में क्या होता है, इन सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो पहली बात, इस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड है का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। भाई बहुत भारी हो, सामने मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, और बॉल जाके ट्रक पे लगी। भाई सड़क के किनारे क्रिकेट खेल रहे हो, ट्रक पे लगी बॉल, तो बताओ बॉल से ट्रक की स्पीड चेंज हो जाएगी क्या? आप बोलोगे हमारे सर ने सिखाया था कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, कॉलिजन के बाद मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमारे बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई तो ट्रक की भी चेंज होनी चाहिए, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पर क्या ऐसा होता है क्या? ट्रक तो निकल जाएगा ना यार अपने उसमें, आपकी बॉल टकरा के किधर उधर पहुंच जाएगी, ऐसा। तो इस केस में जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, मतलब यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम लगा नहीं सकते। तो ये केस कुछ वैसा ही हो गया ना कि जब बॉल धरती से टकरा रही है तो धरती की वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्या? नहीं, धरती तो पहले रुकी हुई थी, बाद में भी रुकी हुई है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाते हैं। बताइए बात समझ में आई क्या? हम यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करो सॉल्व, यही कॉन्सेप्ट है, आता है आपको, कोई नई चीज नहीं है ना। जैसे मान लो कि इधर से बहुत भारी कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी, तो उसका मास भी नहीं दिया, बस इतना दिया है कि दिस इज वेरी हैवी मास, और ये आ रहा है मान लो किसी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक, और यहाँ से एक छोटा ब्लॉक है कम मास का, ठीक, छोटा मास, और इसकी वेलोसिटी इधर मान लो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सिंपल ब्लॉक दे रखा है, छोटा देखने से लग रहा है, हल्का है, और ई की वैल्यू ई दे रखी है मान लो। चलो ई की वैल्यू मैं दे ही देता हूँ, जब क्वेश्चन दिया है तो ई की वैल्यू हाफ दी है ना।
समझ गए? चलो एक क्वेश्चन में अननोन में कराऊं क्या पहले? एक क्वेश्चन अननोन में करते हैं। ये मान लो ये u वेलोसिटी से आ रहा है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, और e जो है बस e है भाई, हमें पता नहीं, अननोन में कर रहे हैं सवाल। e की वैल्यू e है, तो बताओ आफ्टर द कॉलिजन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, है ना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से है कोई, ठीक, आई बात समझ में? अब क्या होगा बताओ, टक्कर हो जाएगी, हो गई टक्कर, और टक्कर होने के बाद का डायग्राम कुछ ये रहा। तो ये टक्कर हो चुकी है, तो जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उसकी वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, जो हल्का वाला है v1 हो जाएगी। समझ गए? ये हो गई बिफोर कॉलिजन की स्थिति, ये हो गई आफ्टर कॉलिजन की स्थिति। क्लियर? देखो क्या सेम रहा, ये v सेम रहा, तो क्या यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड? नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हम इसको सॉल्व करेंगे ई की इक्वेशन से। तो ई की इक्वेशन लिखेंगे, ई की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से मैं लिखनी पड़ती है। तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या लिखूंगा? ये डायग्राम आपके सामने है बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन के। तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या लिखूंगा इस सिचुएशन को देखकर? शाबाश, यहाँ हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v। सेपरेट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखनी है ना, तो जो जो दूर जा रहा है, जो सेपरेट होने की वेलोसिटी वो पॉजिटिव में आएगी, जो पास आ रहा है वो नेगेटिव में आएगी। चलिए, और बिफोर द टक्कर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी? दोनों ही पास आ रहे हैं, तो v प्लस यू। समझ गए? इस तरह से आप इक्वेशन बनाओगे और वैल्यूज डालोगे और सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत? मैं आपको वैल्यू वाला सवाल करा देता हूँ, इसमें वैल्यू पड़ी है। इस तरीके से मान लें, वैल्यूज दी हुई हैं, ई बराबर हाफ दे लेते हैं, चलो करो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कॉलिजन। कर दो जल्दी से, फटाफट से कर दो, 2 मिनट का सवाल है। 2 मिनट ज्यादा बोल दिए, 2 मिनट से भी कम का सवाल है। तो पहले डायग्राम जरूर बना लेना, है ना, बिना डायग्राम के मत करना, गलती हो जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखनी है ना, आप कुछ का कुछ लिख दोगे, फिर पता नहीं लगा पाओगे कि किधर जा रहा है ब्लॉक, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले डायग्राम बना लो, फिर उससे लिखो, तो आंसर हमेशा सही आएगा। तो बना लूं डायग्राम। तो मान लेते हैं टकराने के बाद ये छोटा वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी हम बोल देते हैं v से। लेकिन ये जो हैवी वाला ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी तो चेंज होने से रही, तो इसकी वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो मैं साइड में यहाँ पे ई की इक्वेशन लगा देता, नीचे लगाता हूँ, चलो ई की इक्वेशन लगाता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगी v-2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी 10+2। ठीक है, और ई की वैल्यू दे रखी है हाफ। तो यहाँ से v बराबर आ गया, v बराबर आ गया +8। तो +8 का मतलब समझ में आया? प्लस क्यों बोला मैंने, जानबूझ के प्लस क्यों लिखा है, +8? इसका मतलब हमने जो भाई, टकराने के बाद दोनों केसेस हो सकते हैं ना, हमने तो v ऐसे अपोजिट डायरेक्शन मान लिया, जरूरी अपोजिट आए भाई? टकराने के बाद जरूरी अपोजिट आए? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, प्लस का मतलब हो गया कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही मानी है। अब बोलोगे सर ये तो पीछे है, ये तो नेगेटिव होती है, ऐसे नहीं होता। हमने पीछे मानी है, और आंसर अगर प्लस में आ गया मतलब हमने सही माना है। ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक और कराता हूँ, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग है ये। इसमें क्या है कि ऐसे मान लो कि
एक इस तरीके से प्लेटफॉर्म, ये कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट है, चलो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसा बना देते हैं। ये कोई बहुत हैवी प्लेटफॉर्म है जो ऊपर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। और एक बॉल है जो इस तरीके से आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, ठीक। और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल भी दे रखा है। अब एंगल देना पड़ेगा ना, टेढ़ी आ रही है वेलोसिटी, तो एंगल आपको कितना दे रखा है, आपको 37 डिग्री दे रखा है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, फाइंड वेलोसिटी, ये वेरी हैवी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन। तो कुछ अलग है ना इसमें, इसमें तो ये टेढ़ी आ रही है, अब क्या करें भाई, ऐसे टेढ़ी या तिरछी आ रही है, तो अब क्या करें, क्या करें बताओ, क्या सिखाया है आपको, सिखा रखा है, आप कर सकते हो, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगानी एक इक्वेशन ही है, लगानी एक इक्वेशन ही है, और कुछ नहीं लगेगा, लगेगा एक इक्वेशन, आप सोचो। हाँ हाँ, सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा नहीं सकते, लगेगा। हाँ, पर यहाँ पे वेलोसिटी देखनी है बस। अच्छा, ई की वैल्यू हाफ ले लो, ई की वैल्यू गिवन है हाफ, ई की वैल्यू गिवन है हाफ, तो बस वेलोसिटी कौन सी लिखोगे, ये डिसाइड करना है कि जो आप वेलोसिटी लिखोगे ना, कौन सी वेलोसिटी भाई, ई की इक्वेशन लगाओगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखोगे, टकराने के पहले, टकराने के बाद। तो वेलोसिटी हम किस में कौन सी लिखते हैं ई की इक्वेशन में, बताओ। ई की इक्वेशन में जो हम वेलोसिटी लिखते हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में लिखते हैं, है ना। और ये आपको मैंने सिखाया है कि ऐसे बॉल आ रही है, जमीन पे टकराएगी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगी, जैसे बॉल यहाँ पे आई, इस तरीके से टकराई, है ना, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे ये वाली लाइन रहेगी ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों सरफेस के जो कॉमन नॉर्मल है, ये रहेगी, सही बात है। तो इसका मतलब हम जो वेलोसिटीज लिखेंगे वो परपेंडिकुलर वाली लिखेंगे। तो भैया यहाँ पे कंपोनेंट कर लो पहले, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, है ना। और बॉल टकरा के वापस जा रही है, मान लो ऐसा, है ना। और बॉल कुछ ऐसे जाएगी, हमें पता नहीं किधर जाएगी, ऐसे जाएगी मान लो बॉल वी वेलोसिटी से, तो इसके कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, चलो करो कंपोनेंट। तो ये 10 है ना, तो 10 cos 37 कितना हो जाएगा, और 10 sin 37 कितना हो जाएगा, बताओ। ये 10 है ना, हाँ, बताओ 10 cos 37, 10 sin 37, बताओ, आ गया, कर लिया, हाँ 8, वेरी गुड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये टकरा के वापस जा रही है बॉल, क्या सिखाया था मैंने आपको, कि जिस डायरेक्शन में इंपैक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है। तो इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में हुआ है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगी। लेकिन ये वाली वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि वहां इम्पैक्ट हुआ है ना, उसके लिए हमें ई की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, राइट। अब ई की इक्वेशन लगाओ, तो ई की इक्वेशन क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन, तो कोलाइड हो गई। अब
प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी तो चेंज होने से रही, ये तो बहुत भारी है ना, तो 2 से ऊपर आ रहा था, 2 से ऊपर ही आएगा, ये v1 से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी लिखूं मैं, v1 माइनस 2। किसी को डाउट है? और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी लिखूं, तो वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले, तो ये भी पास आ रहा है, ये भी पास आ रहा है, तो कितना लिखूं, 6 + 2, और e की वैल्यू में कितनी दी है, हाफ। तो यहाँ से v1 कितना आया बताओ, v1 कितना आया, 6 आया। तो आंसर क्या आया, वेलोसिटी ऑफ बॉल का, देखा अलग है ना थोड़ा सा। भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बॉल का आंसर आएगा, यानी कि v जो आएगा, v कितना आ जाएगा, √ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आंसर कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? बोलो, बात आई समझ में कि नहीं आई? अच्छे से आ गई समझ में बात? ये आंसर है, ये फाइनल है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करो, दिखाई दे रहा है? डायग्राम नहीं है इसमें, ये डायग्राम खुद से सोचना पड़ेगा। ये है जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन। करिए, ठीक है। तो जेई जेई में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये मत पूछना सब्जेक्टिव कैसे है, वो मैंने ऑप्शन हटा दिया, उसको सब्जेक्टिव बना दिया। क्वेश्चन पर एग्जाम का ही है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा ये बताना है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगी ये बताना है। चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा है, अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली, तो देखो पढ़ो, इलास्टिकली लिखा हुआ है ना, इलास्टिक ओरिजिन, विद स्टेशनरी पॉइंट मास ऑफ 5 kg। चलो तो कम से कम दोनों के मास तो पता लगे, एक 1 kg का है और दूसरा 5 किलो का है। और क्या क्या पता लगा, जो पता लगा है वो ड्रॉ करते जाओ। इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, ऐसा दे रखा है, और इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लेते हैं यू। ये हो गई बिफोर द कॉलिजन की स्थिति, टकराने से पहले ऐसा है कार्यक्रम। अब क्या हुआ, अब टकरा गए, और टकराने के बाद क्या हुआ कि जो 1 kg वाला है, अब वो दूसरी दिशा में जा रहा है, पहले जो आया था उससे दूसरी दिशा में वो जा रहा है, और ये 5 kg वाला है ना। तो 1 kg वाले के बारे में कुछ कुछ पता है हमें, कि ये जो 1 kg वाला है, ये अब रिवर्स डायरेक्शन एंड मूव्स विद 2 मीटर पर सेकेंड, ये इस दिशा में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और इसकी वेलोसिटी नहीं पता हमें, इसकी वेलोसिटी हम कुछ मान लेते हैं, v मान लेते हैं, है ना। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? और इलास्टिक है, इसलिए ई बराबर क्या लिखते हैं, 1। क्या लगा दें, ई की इक्वेशन लगा दें, सबसे पहले ई की इक्वेशन लगा दें। तो ई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मुझे कितनी दिख रही है, v+2, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी दिख रही है, u इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिली, 2 + v+2 बराबर u। ओके, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लिख दें, मोमेंटम कंजर्व भी तो होगा इसमें, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन।
तो 1 इंटू यू हो गया प्लस 0 बराबर -2 इंटू 1 प्लस 5b। एक इक्वेशन ये आ गई, u इज इक्वल टू -2 प्लस 5b। सॉल्व कर दोगे, बताओ सॉल्व कर दोगे तो u और v की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? करो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे सही हो जाएगा। 1 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 1 कर दो, जैसा भी करना है कर दो। कितना आ रहा है? v की वैल्यू 1 आ रही है क्या? तो यहाँ से हमने निकाला v बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल सवाल है। और u की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं भाई, इससे सीधा सवाल हो सकता था क्या, बताओ? इस चैप्टर से इससे सिंपल सवाल आ सकता था क्या? ठीक है, u और v की वैल्यू मिल गई हमें। v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, u बराबर 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो टोटल मोमेंटम लिख सकते हैं अब हम। बताओ टोटल मोमेंटम। अब क्वेश्चन के जवाब दे दो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर सेकंड का आंसर दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? फाइंड द टोटल मोमेंटम। तो चाहे इनिशियल लिख लो चाहे फाइनल लिख लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो इनिशियल लिख लेता हूँ मैं जब। तो इनिशियल मोमेंटम मैंने लिख लिया, कितना आ जाएगा? मास तो है 1 और वेलोसिटी है 3, तो 3 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया फर्स्ट का। और सेकंड का आंसर क्या आ गया बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। VCOM बराबर क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो दो केस हैं, बिफोर द टक्कर और आफ्टर द टक्कर। कौन से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाले? भाई दोनों में किसी की भी निकाल लो, सेम ही आएगी। क्योंकि नेट फोर्स नहीं लग रहा है तभी तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, नेट फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो चाहे इनिशियल निकालो चाहे फाइनल निकालो, है ना? तो इनिशियल की कर देना, मैं तुम्हारा वैल्यू अच्छी है ना। 1 इंटू 3, ये वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। ये हो गया 1 प्लस 5, तो कितना आ गया है? 3/6 1/2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये क्या आ गई? अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है ये सेंटर ऑफ मास की, अभी तो क्या आया है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई है ना। अब काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? हाफ m टोटल सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी एज अ पार्टिकल हमको निकालनी है ना। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर बराबर 3/4 आ गया। राइट, 3/4 जूल, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो एक और सवाल है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, राइट? ये आपको करके लाना है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें देखो कितनी सारी चीजें पूछी है, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है और रिवाइज करना है। फिर हम, तो एक लेक्चर का और बचा है चैप्टर, एक या दो लेक्चर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक।